हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है आपका रिस्ट इंस्टेबिलिटी। तो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा एंड तक देखना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने क्लियरली यहाँ पे इन डिटेल सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप रिस्ट बायोमैकेनिक्स का जो मेरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है वो जाके देख लीजिए। वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी वो वाला वीडियो। तो उससे क्या होगा ना, अगर आपको नॉर्मल सारी रिस्ट की बायोमैकेनिक्स पता होगी ना, तो आपको ये वाला टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इन डिटेल अगर आप उस वीडियो में जाके समझ लोगे तो आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। रिस्ट इंस्टेबिलिटी को समझने से पहले हम थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं अबाउट द रिस्ट कॉम्प्लेक्स, ताकि आपको आगे थोड़ी आसानी हो। तो रिस्ट कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट एंड द मिड कार्पल जॉइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट जो है हमारा, वो बनता है बिटवीन द रेडियस टीएफसीसी का जो रेडियो अल्नर डिस्क होती है, और किसके बीच में, स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम के बीच में। वेयर एज अगर मैं मिड कार्पल की बात करूं, जो मिड कार्पल जॉइंट है वो किसके बीच में बनेगा, स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। और डिस्टली क्या होगा इसमें, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मिड कार्पल जॉइंट है वो प्रोक्सिमल और डिस्टल कार्पल रो है, उनके बीच का जो जॉइंट है दैट इज द मिड कार्पल जॉइंट। तो बच्चों, ये जो प्रोक्सिमल कार्पल रो होती है, ये एक लिंक होती है, एक मैकेनिकल लिंक होती है, किसके बीच में, डिस्टल कार्पल रो के बीच में। और जो हमारा रेडियस वाला पार्ट होता है, यानी कि ये जो प्रोक्सिमल कार्पल रो होती है ना, ये बीच में होती है। इसके प्रोक्सिमली क्या होता है हमारा, रेडियस और अल्ना, और इसके डिस्टली क्या होती है हमारी, डिस्टल कार्पल रो। तो ये उन दोनों के बीच में एक इफेक्टिव लिंक, एक ब्रिज के तरीके का काम करती है, जिससे कि जो मसल फोर्सेस हैं वो अच्छे से इस थ्री स्ट्रक्चर पे, 3 पॉइंट स्ट्रक्चर पे अच्छे से पास हो पाए। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी इन द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे हमने रिस्ट की बायोमैकेनिक्स डिस्कस करी थी। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3-4 स्लाइड्स में आपको ब्रीफ दिया है अबाउट द बायोमैकेनिक्स एंड द नॉर्मल एनाटॉमी। वहाँ पे आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था एक एक चीज को। तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पहले वो वीडियो देखो, ताकि जो रिस्ट इंस्टेबिलिटी है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बारे में आप अच्छे से समझ पाओगे। तो बच्चों, जो ये प्रोक्सिमल कार्पल रो है, ये है एक इंटरकैलेटेड सेगमेंट, यानी कि इट इज अनअटैच्ड मिडिल सेगमेंट ऑफ द 3 सेगमेंट लिंकेज। 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, सबसे पहला आपका डिस्टल कार्पल रो, देन द प्रोक्सिमल कार्पल रो, और फिर रेडियस और अल्ना वाला पार्ट। सो दिस इज द 3 सेगमेंट लिंकेज, और उनके बीच को कौन ब्रिज कर रहा है, प्रोक्सिमल कार्पल रो। इसके बारे में डिटेल में आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, दैट इज कार्पल इंस्टेबिलिटी। तो अब ये होता क्या है, सो इट इज द इंजरी विच अकर्स व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ द कार्पल बोन्स एंड द रेडियो अल्नर जॉइंट। यानी कि हमारा जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वो, या फिर कार्पल बोन्स जो है हमारी, यानी कि प्रोक्सिमल और डिस्टल कार्पल रोज, अगर उनकी नॉर्मल अलाइनमेंट में, उनकी जो भगवान ने हमें प्लेसमेंट करके भेजी है, उनकी प्लेसमेंट में अगर कुछ चीज चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसकी वजह से क्या होता है, कार्पल इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब कोई भी चीज नॉर्मल पोजीशनिंग से हटके किसी और पोजीशन में आ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स होती है रिस्ट की ना, वो चेंज हो जाएगी, है ना। जिसकी वजह से जो हमारे हाथ का नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, नॉर्मल मूवमेंट होती है, वो सारी आपकी ऑल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल पोजीशनिंग है वो तो रही नहीं, तो वो भी चेंज हो जाएगी। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, 1943 के अंदर गिलफोर्ड थे, उन्होंने सबसे पहले इस कंडीशन को, रिस्ट इंस्टेबिलिटी को डिस्क्राइब किया था। फिर 1970 के अंदर फिस्क नाम के एक रिसर्चर हुए, उन्होंने
एक रिलेशनशिप प्लेस किया किसके बीच में, कार्पल इंस्टेबिलिटी और स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर के ऊपर, इन दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप बैठाया। तो अब देख रहे हो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हो रहा है। फिर 1975 में डॉबिन्स एट अल करके एक टीम थी, ये रिसर्चर थे, इन्होंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन दी थी अबाउट द रिस्ट या कार्पल इंस्टेबिलिटी, और उसके बारे में थेराप्यूटिक अप्रोच भी दिया था। बट इसके बाद क्या हुआ था ना, बहुत केओस हो गया था, क्योंकि क्योंकि ना कोई नॉमेनक्लेचर नहीं था। कोई जिसका मन कर रहा है वो एक चीज को किसी और नाम से डिनोट कर रहा है, दूसरे रिसर्चर का मन कर रहा है वो उसी चीज को किसी और नाम से डिनोट कर रहा है। तो उसके बाद द इंटरनेशनल रिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स वर्कशॉप नॉमेनक्लेचर कमिटी को एस्टैब्लिश करना पड़ा था। फिर उसके बाद 1995 में लार्सन एट अल, इनकी जो टीम थी, इन्होंने 6 कैटेगरीज बनाई ऑफ रिस्ट इंस्टेबिलिटी बेस्ड ऑन chronicity, constancy, etiology, location, direction and mechanism of instability. So this is the brief history of carpal या wrist instability. तो बच्चों यहाँ पे ना देख रहे होगे मैंने हर स्लाइड के नीचे रेफरेंस दे रखे हैं, ये उन आर्टिकल्स के रेफरेंस हैं जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। तो जितना आपको ज़रूरी है, जितना पता होना चाहिए आपको, वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाई हुई है। बाकी अगर आपको इसको और थॉरली पढ़ना है तो आप जाके ये वाले आर्टिकल्स हैं, ये आप जाके देख सकते हो। पूरा आर्टिकल का रेफरेंस मैंने एंड में स्लाइड में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो। बट जितना आपको पता होना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। अब इटियोलॉजी, अब ये रिस्ट इंस्टेबिलिटी के कारण क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं। या तो आर्टिकुलर कैप्सूल पे कोई डैमेज हो, कोई लिगामेंट इंजरी हो गई, कोई लिगामेंट पे लेजन हो गया, स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर, ये अभी हमने देखा था कि जो ये फिस्क है इन्होंने भी स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर और रिस्ट इंस्टेबिलिटी को लिंक किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिस्ट इंस्टेबिलिटी है ना बच्चों, वो स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर से ही हो रही है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोई क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी है या फिर ट्रॉमा। अब सबसे मेन बात, रिस्ट इंस्टेबिलिटी की क्लासिफिकेशन। तो इसमें बच्चों हम लेते हैं मेयो क्लासिफिकेशन। अब इसने जो रिस्ट इंस्टेबिलिटी है ना उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज कार्पल इंस्टेबिलिटी डिसोसिएटिव, सेकंड इज कार्पल इंस्टेबिलिटी नॉन डिसोसिएटिव, थर्ड इज कार्पल इंस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ इज कार्पल इंस्टेबिलिटी अडेप्टिव। अब रिस्ट इंस्टेबिलिटी के लिए ये मेयो क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने रिस्ट इंस्टेबिलिटी को या कार्पल इंस्टेबिलिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन होगा कि हमने तो डीसीवीसी पढ़ा है, क्योंकि बहुत बुक्स के अंदर डीसीवीसी दे रखा है, बट डीसीवीसी जो है ना बच्चों, ये जो पहली वाली है कार्पल इंस्टेबिलिटी डिसोसिएटिव, उसके अंडर ही आती हैं डीसी और वीसी। ठीक है, तो वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहली है सीआईडी, कार्पल इंस्टेबिलिटी डिसोसिएटिव, यानी कि इंस्टेबिलिटी विद इन द प्रॉक्सिमल और डिस्टल कार्पल रो, यानी कि कार्पल बोन्स हैं उनके अंदर जो इंस्टेबिलिटी आएगी तो उसे कहेंगे कार्पल इंस्टेबिलिटी डिसोसिएटिव। नेक्स्ट इज कार्पल इंस्टेबिलिटी नॉन डिसोसिएटिव, यानी कि CIND, इंस्टेबिलिटी बिटवीन रोज एंड द डिस्टल रेडियस, यानी कि इसमें डिस्टल रेडियस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। पहली वाली में सिर्फ कार्पल बोन्स थी, बट इसके अंदर कार्पल बोन्स तो हैं ही हैं, बट रेडियस भी आ गई। थर्ड इज कार्पल इंस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि CIC, इसके अंदर CID और CIND दोनों के फीचर्स होते हैं। ठीक है, पेरिल्यूनेट dislocations and other carpal dislocations. Last is the carpal instability adaptive, CIA. So it is the instability caused by distal radius malunion or medullum deformity. ठीक है, अब इनमें से बच्चों सबसे कॉमन जो हमारी रिस्ट इंस्टेबिलिटी है दैट इज CID, द फर्स्ट वन, कार्पल इंस्टेबिलिटी डिसोसिएटिव। तो अब हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। So CID refers to intracarpal instability within either the proximal or distal carpal row. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब कार्पल्स के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी आ रही है, कार्पल बोन्स अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट से इधर उधर हो रही हैं, एबनॉर्मली प्लेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वो होता है हमारा CID।
ठीक है। अब या तो जो इंस्टेबिलिटी है वो हो सकती है बिटवीन स्केफोइड और ल्यूनेट, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न्स बने हुए हैं, पेयर्स बने हुए हैं। जब स्केफोइड और ल्यूनेट के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है तो उसे हम कहते हैं डीसी, और जब ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम के बीच में इंस्टेबिलिटी आती है तो उसे हम कहते हैं वीसी। अब ये दोनों पैटर्न में क्यों चलते हैं साथ में? बिकॉज ऑफ द बायोमैकेनिक्स, ठीक है। तो आप जब पढ़ोगे बायोमैकेनिक्स की तब आपको समझ आएगा कि ये साथ में ही क्यों मूव हो रही है। क्यों कैपिटेट और हैमिट का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे? वो भी होते हैं बट ये ज्यादा कॉमन है, और ये क्यों ज्यादा कॉमन है ये आपको वो वाली वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। देख रहे हो जैसे यहाँ पे रेड लाइन से इन्होंने डिनोट कर रखा है। देखो कार्पल्स के बीच में लाइन है, जब स्केफोइड और ल्यूनेट के बीच में इंजरी हो रही है, इन दोनों का लिंक टूट रहा है, दैट इज डीसी। और जब ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम के बीच का लिंक टूट रहा है, दैट इज वीसी। सो सीआईडी दो तरीके की है, डीसी एंड वीसी। डीसी इज डोर्सल इंटरकैलेटेड सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी एंड वीसी इज वोलर इंटरकैलेटेड सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी। सो अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब जो मैं कह रही थी कि डीसी के अंदर स्केफोइड और ल्यूनेट के बीच में लिंक टूट रहा है, तो वो लिंक क्या है? स्केफोल्यूनेट लिगामेंट, यानी कि यही तो लिंक है जो इन दोनों बोन्स को जोड़ के रखा हुआ है। अगर ये लिगामेंट ही टूट जाएगा तो जो दोनों बोन्स हैं वो फ्री हो जाएंगी, वो अपनी तरफ जाएगी, वो अपनी तरफ जाएगी, जिसकी वजह से हमें डीसी देखने को मिलता है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन रिस्ट इंस्टेबिलिटी। तो देखो इंजरी हुआ इस लिगामेंट को, जिसकी वजह से दोनों का जो सिनर्जिस्टिक स्टेबलाइजेशन था वो रप्चर हो गया, वो नहीं रहा। तो स्केफोइड जो है वो बिल्कुल अपनी ही आजादी में घूमेगी अब, ठीक है, क्योंकि उसका ल्यूनेट के साथ कोई लिंक है नहीं, ठीक है। अब ये देखो स्केफोइड तो यहाँ से अलग हो गया, बट जो ल्यूनेट है ना इसका ट्राइक्विट्रम के साथ फिर भी लिंक रहता है। स्केफोइड के साथ इसका लिंक टूट गया, स्केफोइड कॉर्नर में है बट ल्यूनेट बीच में है ना। तो ल्यूनेट का ट्राइक्विट्रम के साथ फिर भी लिंक बना हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो स्केफोइड ज्यादा आजाद हो गई एज कंपेयर टू ल्यूनेट। तो अब जो स्केफोइड है वो फ्लेक्शन में चली गई ऑन द वोलरली इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द डिस्टल रेडियस। तो स्केफोइड की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो फ्लेक्शन में जाएगी, तो स्केफोइड आपकी फ्लेक्शन में चली गई। सो बेस्ड ऑफ फ्लेक्स्ड स्केफोइड स्लाइड्स डोर्सली ऑन द रेडियस एंड सबलक्सेस, तो वहां से वो सबलक्स हो गई। सो अब देखो स्केफोइड से ल्यूनेट का रिश्ता टूट गया, लिगामेंट टूट गया। सो जो ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम है वो अभी भी साथ में है, तो अब वो टुगेदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। स्केफोइड अलग से फ्लेक्शन में जा रही है और जो ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम है, क्योंकि उनके बीच का जो लिगामेंटस यूनियन है वो अभी भी इंटैक्ट है, इस वजह से वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी जो कि उनकी है एक्सटेंशन में जाने की, तो वो एक्सटेंशन में जा रहे हैं। यानी कि डीसी के अंदर जो आपका स्केफोइड है वो तो फ्लेक्शन में जा रहा है, बट जो ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम है वो आपके एक्सटेंशन में जा रहे हैं। So the muscular forces that bypass the proximal carpals and apply force to distal carpals cause the distal carpals to flex on the extended lunate and triquetrum, ठीक है। यानी कि देखो सबसे पहले क्या हुआ, आपका जो स्केफोइड था वो फ्लेक्शन में गया, ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम आपके किस में गए? एक्सटेंशन में, और जो आपके डिस्टल कार्पल रोज थे वो किस में गए? फ्लेक्शन में, ठीक है। सो ये जो फ्लेक्स्ड डिस्टल कार्पल रोज हैं, ये अब देखो फ्लेक्शन, ये जो आपके डिस्टल कार्पल रोज हैं ये फ्लेक्शन में जा रहे हैं, तो ये ग्लाइड किस पे होंगे? डोर्सली ग्लाइड होंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डोर्सली ग्लाइड हो रहे हैं ओवर द ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम, क्योंकि ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम यहाँ पे उसका बेस बन गया, ठीक है, एक्सेंचुएटिंग द एक्सटेंशन ऑफ ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। So when lunate assumes an extended posture, it is referred to as DC, ठीक है। तो जब ल्यूनेट आपकी एक्सटेंशन में चली गई तो उसे हमने नाम दे दिया क्या? DC, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपका रेडियस है ये आपकी प्रॉक्सिमल कार्पल रो दिखाई है, ये आपकी डिस्टल कार्पल रो दिखाई है, एंड दिस इज द मेटाकार्पल। सो दिस इज ऑल अबाउट DC. Next is the volar intercalated segmental instability, that is VC. DC का उल्टा कर दो, वो है VC, ठीक है। अब यहाँ पे किसका डिस्ट्रप्शन हो रहा है? ल्यूनो-ट्राइक्विट्रल लिगामेंट का। DC के अंदर किसका हो रहा था? स्केफोल्यूनेट लिगामेंट का। VC के अंदर किसका हो रहा है? ल्यूनो-ट्राइक्विट्रल लिगामेंट का,
ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्राइक्विट्रम और ल्यूनेट के बीच में लिगामेंटस यूनियन था वो अलग हो गया, है ना। बट जो स्केफॉइड और ल्यूनेट के बीच में लिगामेंटस यूनियन था वो तो साथ में है अभी, वो लिगामेंट तो इंटैक्ट है। ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम का रिश्ता टूटा बट स्केफॉइड और ल्यूनेट का रिश्ता नहीं टूटा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम जो है tend to move towards extension and offset the tendency of scaphoid to flex. ल्यूनेट है वो ट्राइक्विट्रम से लिंक नहीं है, सो द ल्यूनेट एंड स्केफॉइड टुगेदर फॉल्स इनटू फ्लेक्शन। अब जो स्केफॉइड है वो ल्यूनेट के साथ मिल जाएगी। डीसी के अंदर क्या हो रहा था, ल्यूनेट ट्राइक्विट्रम से साथ मिलके स्केफॉइड को दूर कर रहे थे, बट यहाँ पे ल्यूनेट और स्केफॉइड एक साथ मिलके ट्राइक्विट्रम को दूर कर रहे हैं। अब स्केफॉइड की नेचुरल टेंडेंसी है फ्लेक्शन में जाना, तो वो ल्यूनेट को भी फ्लेक्शन में लेके चली जाती है। और जो ट्राइक्विट्रम है वो डिस्टल कार्पल रोज के साथ हो जाता है और वो एक्सटेंशन में चले जाते हैं दोनों। सो इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी होती है जिसमें जो आपकी ल्यूनेट है वो फ्लेक्शन में जा रही है, उसे हम कहते हैं वीसी। यहाँ पे भी आप इमेज में देख सकते हो। अब जो ये वीसी होता है ना बच्चों, ये इतना कॉमन नहीं होता। सीआईडी के अंदर देखो दो आ गए, डीसी वीसी, तो डीसी इज मोर कॉमन देन वीसी। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड इंस्टेबिलिटी, दैट इज द कार्पल इंस्टेबिलिटी नॉन डिसोसिएटिव। तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल मोशन हो जाता है बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कार्पल रो, या फिर प्रॉक्सिमल कार्पल रो और रेडियस। अब यहाँ पे ना रेडियस भी इन्वॉल्व है। अभी तक क्या था, सिर्फ कार्पल्स के बीच की बात थी, कार्पल बोन्स के बीच की, बट यहाँ पे अब रेडियस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये जो CIND है बच्चों, ये भी दो टाइप की होती है, मिड कार्पल इंस्टेबिलिटी और रेडियो कार्पल इंस्टेबिलिटी। तो इनके बारे में हम ब्रीफ जान लेते हैं कि ये क्या होता है। सो मिड कार्पल इंस्टेबिलिटी क्या है, जब आपकी जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कार्पल रो है उसके बीच में जब इंस्टेबिलिटी आएगी उसको हम कहेंगे मिड कार्पल इंस्टेबिलिटी। और जब आपकी प्रॉक्सिमल कार्पल रो और रेडियस बोन के बीच में कोई इंस्टेबिलिटी आएगी उसे हम कहेंगे रेडियो कार्पल इंस्टेबिलिटी। इनके बारे में बच्चों मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका डीसी और वीसी जरूरी होता है, वही आपको एग्जाम में आता है, राइट। नेक्स्ट इज द कार्पल इंस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें सीआईडी और सीआईएनडी का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसमें कुछ भी हो सकता है दोनों में से, या फिर दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। तो ये होता है 5 टाइप्स का, डोर्सल पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन, डोर्सल पेरिल्यूनेट फ्रैक्चर डिसलोकेशंस, पाल्मर पेरिल्यूनेट फ्रैक्चर डिसलोकेशन, एक्सियल कार्पल डिसलोकेशन, आइसोलेटेड कार्पल डिसलोकेशंस। तो ये 5 टाइप्स की होती हैं, बस आपको ये नाम पता होने जरूरी है, मैंने ज्यादा इनको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द कार्पल इंस्टेबिलिटी अडेप्टिव CIA। इसमें क्या है, माल पोजीशन कार्पल्स हैं विद डिस्टल रेडियस माल यूनियन, यानी कि डिस्टल रेडियस का माल यूनियन हुआ है, यानी कि फ्रैक्चर के बाद की बात हो रही है। तो इसमें करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी है, वो पेन को रिजॉल्व करता है और इंस्टेबिलिटी को भी रिजॉल्व करता है, जो कि डिस्टल रेडियस के माल यूनियन, यानी कि डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर हुआ होगा और उसका माल यूनियन हो गया, उस वजह से हो रही है। अब देखो एक बार रिवाइज करें हम क्विकली, तो सीआईडी के अंदर दोनों बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कार्पल की बोन्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। सीआईएनडी में कार्पल की बोन्स और रोज तो है ही, प्रॉक्सिमल कार्पल रो, डिस्टल कार्पल रो, प्लस जो रेडियस का डिस्टल एंड है वो भी इन्वॉल्व है। सीआईसी के अंदर क्या है, ऊपर वाले दोनों के फीचर्स। सीआईए के अंदर क्या है कि आपका कोई फ्रैक्चर हुआ था, मेडुलम डिफॉर्मिटी, उसकी वजह से आपकी इंस्टेबिलिटी आ रही है। अब बच्चों रिस्ट इंस्टेबिलिटी के ना बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं, तो हमें इनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होंगे, डीक वेरिएंट इनोसाइनोवाइटिस, एक्सटेंसर टेंडनाइटिस, CTS कार्पल टनल सिंड्रोम, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट इंस्टेबिलिटी,
ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स इंजरी, वर्टेनबर्ग सिंड्रोम एंड इंटरसेक्शन सिंड्रोम। तो ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं बच्चों ऑफ द रिस्ट या फिर कार्पल इंस्टेबिलिटी। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए और आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि रिस्ट इंस्टेबिलिटी इन सब चीज़ों से कैसे अलग होती है, तो और उसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एक दूसरी वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, वरना ये वीडियो आपके लिए भी बहुत लंबा हो जाता है और आपका मन भी नहीं लगता, ठीक है। तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये सारे बच्चों रेफरेंसेस हैं जहाँ जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके मेरा पुराना वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना। थैंक यू।